नमस्कार। आज 3 दिसंबर 2025 है और आज हम मध्य पूर्व की उलझी हुई तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने कई अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक गंभीर चेतावनी है, एक अमेरिकी शांति योजना की बात हो रही है और जमीन से कुछ बहुत परेशान करने वाली खबरें भी आ रही हैं। आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सब टुकड़ों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य पूर्व में जो हो रहा है वो क्या सच में शांति की ओर एक कदम है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। और ये गहन विश्लेषण संभव हो पाया है स्टाइलो न्यूज की वजह से, जो एक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है। यह प्रस्तुति प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। तो चलिए शुरू करते हैं 10 अक्टूबर 2025 के उस युद्ध विराम समझौते से, जिसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की थी। हाँ, और उसे एक बड़ी उम्मीद की तरह देखा गया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कागज पर हुए समझौते और जमीनी हकीकत में एक बड़ा फासला होता है। हमारे स्रोत तो यही बता रहे हैं कि ये युद्ध विराम बहुत ही नाजुक है। नाजुक कहना भी शायद कम होगा। 28 नवंबर को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है जो चौंकाने वाली है। क्या कहती है वो रिपोर्ट? उनके मुताबिक इजराइल ने सिर्फ कुछ हफ्तों में 500 से ज्यादा बार इस समझौते को तोड़ा है। 500 से ज्यादा बार? जी, और ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं है। हम बात कर रहे हैं हवाई हमलों की, बड़ी सैन्य कार्रवाइयों की, जिनसे माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। और इन उल्लंघनों का असर तो फिर सीधे सीधे आम लोगों पर पड़ रहा होगा। बिल्कुल। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े 29 नवंबर को आए, वो दिल दहला देने वाले हैं। क्या आंकड़े हैं? मौतों की संख्या 70,000 के पार चली गई है। 70,000? और क्या इन आंकड़ों को कोई स्वतंत्र एजेंसी भी मान रही है? हाँ, संयुक्त राष्ट्र भी इन आंकड़ों को भरोसेमंद मान रहा है। तो ये सिर्फ एक पक्ष का दावा नहीं है, ये संख्या ये इस संघर्ष की भयावहता को दिखाती है। और जो बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही है वो ये है कि ये आग अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रही है। अच्छा, हमारी रिपोर्ट्स साफ तौर पर दिखा रही हैं कि इजरायली हवाई हमले दक्षिणी लेबनान और सीरिया के अंदर तक हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब ये संघर्ष अब एक क्षेत्रीय रूप ले रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये अब सिर्फ इजराइल गाजा का संघर्ष नहीं रहा। जब सीरिया और लेबनान जैसे देश इसमें खिंच रहे हैं, तो क्या हम एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की कगार पर खड़े हैं? खतरा तो यही है। और दो घटनाएं खास तौर पर चिंताजनक हैं। कौन सी? पहली, 19 नवंबर को लेबनान के एन एल हिलवे शरणार्थी शिविर पर हुआ ड्रोन हमला। उसमें 13 लोग मारे गए। ये शिविर पहले से ही बहुत संवेदनशील इलाका है। और दूसरी घटना, जो शायद इससे भी ज्यादा बड़ी है, वो है बेरूत में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हैथम अली तब्तबाई की हत्या। ओह, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, वो एक बहुत बड़ी हस्ती थे। उनकी हत्या एक सीधा संदेश है और इसने पूरे क्षेत्र में तनाव को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। तो एक तरफ लड़ाई फैल रही है और दूसरी तरफ युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं रह गया है। सही था। इस बेहद तनावपूर्ण माहौल में क्या दुनिया के बड़े देश सिर्फ तमाशा देख रहे हैं या शांति के लिए कोई कोशिश भी हो रही है? कोशिशें तो हो रही हैं, कम से कम कागज पर तो जरूर। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की है। और ये सिर्फ अमेरिका की योजना नहीं है, इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी समर्थन हासिल है। अच्छा, तो इसे एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय आधार मिला हुआ है। हाँ। ये 20 सूत्री योजना सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन शैतान तो अक्सर डिटेल्स में छिपा होता है। इसमें ऐसा क्या है जो पिछली नाकाम कोशिशों से अलग है? इसमें जो सबसे बड़ा और अलग हिस्सा है वो है गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। जी, उसी की तैनाती का प्रस्ताव। इसका मकसद है कि एक न्यूट्रल फोर्स वहां जाकर सुरक्षा संभाले और हालात को स्थिर करे। और क्या इसे जमीन पर उतारने के लिए भी कोई कदम उठाया गया है? हाँ, बिल्कुल। दक्षिणी इजराइल में एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी CMCC भी बनाया गया है। CMCC, ये सुनने में बड़ा भारी भरकम शब्द लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? ये काम कैसे करता है? देखिए, आप इस CMCC को इस पूरे ऑपरेशन का नर्व सेंटर समझ सकती हैं। नर्व सेंटर? हाँ, सोचिए, एक बहुत बड़े कमरे में 50 देशों के फौजी, जासूस और डिप्लोमेट एक साथ बैठकर काम कर रहे हैं। 50 देश? जी, और उनका एक ही काम है, तालमेल बिठाना। वो ये पक्का करते हैं कि अगर कहीं से मानवीय सहायता का ट्रक गुजर रहा है तो उसे गलती से निशाना ना बनाया जाए। और अगर युद्ध विराम टूटता है तो उसकी खबर तुरंत सबको मिल जाए और हालात को काबू से बाहर जाने से रोका जा सके। ये एक अभूतपूर्व बहुराष्ट्रीय कोशिश है। ये सुनने में तो काफी प्रभावशाली लगता है, लेकिन हर योजना की कोई ना कोई कमजोर कड़ी होती है।
इस शांति योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है हमास का रवैया। योजना में एक शर्त है कि हमास को निशस्त्रीकरण करना होगा, मतलब अपने हथियार डालने होंगे। बिल्कुल। और हमास ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वे शांति नहीं चाहते? देखिए, हमास के नजरिए से देखें तो उनके हथियार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं, मोलभाव करने का जरिया है। अच्छा। निशस्त्रीकरण का मतलब होगा पूरी तरह से सरेंडर कर देना, जिसके बाद उनके पास अपनी बात मनवाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये उनके अस्तित्व का सवाल है। समझ गई। और दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि इस शांति योजना की बैठकों में फिलिस्तीनी प्राधिकरण का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं है। क्या? जिनके भविष्य का फैसला हो रहा है, अगर वही कमरे में मौजूद नहीं है तो उस फैसले की वैधता पर सवाल तो उठेंगे ही। तो एक तरफ तो ऊंचे स्तर पर बातचीत और योजनाएं हैं जो मुश्किलों में फंसी हैं, लेकिन इन योजनाओं का जमीन पर मौजूद लाखों लोगों के लिए क्या मतलब है? गाजा में इस वक्त असल में हो क्या रहा है? जमीनी हकीकत वो बेहद भयानक है। हमारे स्रोतों के मुताबिक गाजा की लगभग 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है। 90%? मतलब हर 10 में से 9 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। जी, लोग अस्थायी कैंपों में या टूटी-फूटी इमारतों में रह रहे हैं। इसके साथ ही पीने का साफ पानी, खाना और जरूरी दवाइयों की जबरदस्त किल्लत है। ये एक मानवीय संकट है जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरा होता जा रहा है। बिल्कुल। और इसी मुश्किल हालात में एक और नई और उलझी हुई बात सामने आ रही है। गाजा के अंदर हमास विरोधी लड़ाकों के गुट उभर रहे हैं। ये क्या मामला है? ये संघर्ष का एक बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक मोड़ है। खतरनाक क्यों? गाजा के भीतर से ही कुछ ऐसे सशस्त्र गुट सामने आए हैं जो हमास के खिलाफ हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक आरोप लगाती हैं कि इन गुटों को इजराइल और अमेरिका का गुपचुप समर्थन हासिल है। एक मिनट रुकिए, ये तो बड़ा अजीब है। अजीब तो है। एक तरफ, जैसा आपने बताया, अमेरिका शांति योजना की अगुवाई कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गाजा में उभर रहे हमास विरोधी गुटों को अमेरिका का ही समर्थन हासिल है। ये क्या हो रहा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्या ये शांति स्थापित करने का कोई दोहरा खेल है जहां जमीन पर एक नया पावर बैलेंस बनाया जा रहा है? ऐसा लगता है कि ये एक दोहरी रणनीति है। प्लान ए है कूटनीतिक शांति योजना, और प्लान बी? शायद एक प्लान बी भी है, जिसमें अगर हमास नहीं मानता है तो उसे अंदर से ही कमजोर करने के लिए इन नए गुटों को खड़ा किया जा रहा है। इससे तो एक और समस्या पैदा हो गई है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इन गुटों को अपनी सुरक्षा सेना का हिस्सा मानने से साफ इनकार कर दिया है। तो अब फिलिस्तीनियों के बीच ही एक और दरार पड़ गई है। ये तो बहुत ही ज्यादा उलझ गया है। इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए चलिए जो मुख्य खिलाड़ी हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझते हैं। जरूर। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनका क्या लक्ष्य है? प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख क्रिस्टल क्लियर है। उनका पहला और आखिरी लक्ष्य है हमास की सैन्य ताकत को पूरी तरह से खत्म करना और इजराइल की सुरक्षा को पक्का करना। हाँ, हर मोर्चे पर। वो इन नए हमास विरोधी गुटों को एक मौके की तरह देख रहे हैं जिससे हमास के खिलाफ एक रणनीतिक संतुलन बनाया जा सके। और हमास का इस पर क्या कहना है? हमास का कहना है कि युद्ध विराम इजराइल ने तोड़ा है और वो इसका बदला लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाल ही में 27 नवंबर को उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात सार्वजनिक रूप से मानी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके सैकड़ों लड़ाके राफा की सुरंगों में फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षित निकासी की मांग की। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमास अपनी कमजोरियों को इस तरह खुलेआम नहीं बताता। तो ये दिखाता है कि वे भी दबाव में है, बहुत ज्यादा। और इन सब के बीच अमेरिकी प्रशासन यानी राष्ट्रपति ट्रंप क्या कर रहे हैं? अमेरिकी प्रशासन एक बहुत ही महीन धागे पर चल रहा है। वे एक मध्यस्थ की भूमिका में हैं। मतलब? उनका एक मकसद है गाजा को स्थिर करना और इजराइल की सुरक्षा को यकीनी बनाना। लेकिन साथ ही उनका दूसरा मकसद इजराइल की एक तरफा सैन्य कार्रवाइयों पर भी लगाम लगाना है, ताकि ये लड़ाई पूरे इलाके में न फैल जाए। बिल्कुल। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जिसे वे साधने की कोशिश कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों की भी बात कर लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में नरसंहार जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका क्या मतलब है? एमनेस्टी ने 28 नवंबर को अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी कि गाजा में इजरायली कार्रवाइयां चल रहे नरसंहार के समान है। ऑनगोइंग जेनोसाइड, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून में नरसंहार एक बहुत ही खास और संगीन अपराध है। इस शब्द का इस्तेमाल करके एमनेस्टी इंटरनेशनल इजराइल पर जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना रहा है।
शब्दों और तस्वीरों से भी लड़ी जा रही है। सूचना का युद्ध भी एक बड़ा मोर्चा है। हमारे स्रोतों में मीडिया कवरेज को लेकर क्या कहा गया है? मीडिया की भूमिका पर राय बहुत बटी हुई है। जैसे द जूइश क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट है जो सीधे सीधे बीबीसी पर आरोप लगाती है। क्या आरोप? कि वो इजराइल के खिलाफ एक तरफा और जरूरत से ज्यादा आलोचनात्मक कवरेज कर रहा है। उनका दावा है कि बीबीसी हमास की तुलना में इजराइल की कहीं ज्यादा आलोचना करता है। लेकिन क्या ये भी सच नहीं हो सकता कि संघर्ष के इस दौर में इजराइल की कार्रवाइयां वाकई ज्यादा बड़ी और ध्यान खींचने वाली थीं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। हो सकता है कि बीबीसी का झुकाव ना हो बल्कि खबरों का वजन ही ऐसा हो। और यही दूसरे पक्ष का तर्क है। मिडिल ईस्ट आए जैसे स्रोत पश्चिमी मीडिया की आलोचना एक अलग नजरिए से करते हैं। वो क्या कहते हैं? उनका आरोप है कि पश्चिमी मीडिया इजरायली कार्रवाइयों को सामान्य बनाकर पेश कर रहा है और फिलिस्तीनियों की पीड़ा और उनके मानवीय संकट को कम करके दिखा रहा है। तो मतलब सच इस पर निर्भर करता है कि आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं। बिल्कुल, मीडिया में भी जबरदस्त ध्रुवीकरण है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे क्या हो सकता है? अगर हमारे श्रोताओं को इस खबर पर नजर रखनी है तो उन्हें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से 3 बड़ी चीजें हैं जो आने वाले हफ्तों में इस कहानी की दिशा तय करेंगी। इन्हें हम ट्रिप वायर्स कह सकते हैं। ट्रिप वायर्स? हाँ। पहला, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती। जनवरी 2026 तक इसकी तैनाती की उम्मीद है। ये फोर्स जमीन पर उतरती है या नहीं, और अगर उतरती है तो इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कूटनीति के मोर्चे पर क्या बातचीत की कोई उम्मीद बची है? हाँ, ये दूसरा ट्रिप वायर है। मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में शांति योजना के दूसरे चरण पर बातचीत पर्दे के पीछे जारी है। तो उस पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। वो कामयाब होती है या नाकाम, इसका सीधा असर जमीन पर पड़ेगा। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक ट्रिप वायर, वो है क्षेत्रीय तनाव। लेबनान और सीरिया में इजरायली सैन्य अभियान कभी भी इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। मतलब कोई एक और बड़ी घटना? हाँ, बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर की हत्या जैसी कोई भी एक और बड़ी घटना इस चिंगारी को एक बड़ी आग में बदल सकती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ये साफ है कि ये सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कूटनीति, एक भयानक मानवीय संकट और सूचना युद्ध का एक ऐसा जटिल जाल है जिसमें हर खिलाड़ी अपने अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है। और सच कहीं बीच में खो गया है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या? जब शांति योजनाओं का सामना जमीनी हकीकत और दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास से होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की सीमाएं क्या हैं? ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या बाहरी ताकतें वाकई में सही शांति ला सकती हैं जब स्थानीय पक्ष खुद इसके लिए तैयार ना हो? आज की ये विस्तृत चर्चा स्टाइलो न्यूज़ द्वारा संभव हुई है। स्टाइलो न्यूज़ एक क्रांतिकारी मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे अनुभवी इंटेलिजेंस पेशेवरों ने बनाया है। ये आपको सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, से व्यक्तिगत इंटेलिजेंस शैली की जानकारी तुरंत प्रदान करता है। कल्पना कीजिए, 250 से ज्यादा स्रोतों और 20 से अधिक भाषाओं से जानकारी एआई द्वारा विश्लेषण करके कुछ ही सेकंड में आपके सामने है। ये आपको वो ताकत देता है जो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियों के पास होती थी। जानकारी के इस विशाल महासागर में यह आपका व्यक्तिगत गाइड है। आप अपनी रुचि के विषयों को ट्रैक कर सकते हैं, वैश्विक घटनाओं पर कस्टम रिपोर्ट्स बना सकते हैं और एआई चैटबॉट से सीधे सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। एआई अंचालित समाचार ऑन डिमांड प्राप्त करने के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज को सब्सक्राइब करें। विषय है जिस पर आप चाहती हैं कि हम भविष्य में चर्चा करें तो हमें जरूर बताएं। नवीनतम अपडेट के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना न भूलें। अगली बार तक सूचित रहें।